नमस्कार। आज हम लोग बिहार में जाति और वर्ग का योगदान बिहार की राजनीति में क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास इन बिहार पॉलिटिक्स। बीपीएससी के बहुत सारे मेंस एग्जाम में कई बार ये सवाल आ चुका है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला तरीके का सवाल आएगा कि कास्ट एंड क्लास का रोल इंडिया में क्या है, और फिर पूछा जाएगा कि बिहार स्पेसिफिक इसका रोल क्या है। इस डिस्कशन में हम सिर्फ कास्ट और क्लास का रोल बिहार के राजनीति में देखेंगे। इंडिया का में क्या इसका प्रभाव है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रवि कुमार है। मैंने बीटेक आईआईटी धनबाद से किया है और मैंने 64वीं बीपीएससी में 126वां रैंक हासिल किया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जाति और वर्ग का जो इन्फ्लुएंस है वो हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम से ही देख सकते हैं। कांग्रेस जो थी वो डोमिनेटेड थी अपर कास्ट और क्लास से, जबकि एसोसिएशन जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसको बाद में एससी कहा गया, उनका नेतृत्व किया। जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने नीचे तबके के वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष किया। और यही ट्रेंड जो है वो आज़ादी के बाद चलता रहा। स्पेशली बिहार में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं इस पॉलिटिक्स को। पहला फेज था कांग्रेस के डोमिनेंस का फेज। इस फेज में हम देख सकते हैं कि द कांग्रेस पार्टी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन के अभाव के कारण, लीडरशिप ऑफ श्री कृष्णा सिन्हा जो कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे, और लो वोटर के टर्नआउट के कारण कांग्रेस पार्टी का एक दबदबा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो थी वो डोमिनेट की जाती थी अपर कास्ट से और जमींदार से। अगर आप चाहें तो अपर कास्ट का नाम भी लिख सकते हैं, ब्राह्मण्स, राजपूत, भूमिहार एंड कास्ट। लेकिन अदर कास्ट और कम्युनिटी वर्ग जो थे वो भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे। एससी कास्ट जो थे वो कांग्रेस को लॉयल थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में उनकी डिग्निटी के लिए लड़ाई किया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा लीगल और रिजर्वेशन का प्रावधान किए थे, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 17। मुस्लिम्स भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करता था और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था कांग्रेस के अलावा। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉट कास्ट। तो यहाँ पे क्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ओबीसी का जो था एक पैटर्न क्लाइंट वोटिंग सिस्टम था, यानी कि जो जजमान, जिसको गांव में कहते हैं जजमान कहते थे, वही उनके जो क्लाइंट्स होते थे जो उस जजमान पे डिपेंड करते थे, उन क्लाइंट्स को एक वोटिंग सिस्टम था जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार जो जजमान थे वो जो कह देते थे वही किसान और खेती के मजदूर लोग ऐसे ही वोट करते थे। और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि डेब्ट ट्रैप था, कर्ज के चंगुल में ये सब लोग फंसे रहते थे, बहुत ज़्यादा गरीबी था, और ये जमींदार के ऊपर निर्भर थे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। और अगर हम क्लास की वर्ग की बात करें तो, लेकिन जमींदारी सिस्टम जब खत्म हुआ और लैंड रिफॉर्म जब बिहार में लाया गया, उससे थोड़ा सा रिफॉर्म्स हुआ और इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट और क्लास जो है अपर कास्ट का वो घटा, क्योंकि जमींदार जो थे वो हिंदू अपर कास्ट या फॉरवर्ड कास्ट से हुआ करते थे। लैंड रिफॉर्म्स के कारण जो ये टेनेंट्स थे उनको, और लैंड जो है उनको हासिल हुआ, ओनरशिप राइट्स दिया गया, जिसके कारण एक नया वर्ग का डिस्कशन हो रहा है ऑफ प्रेजेंट प्रॉपर्टी, यानी कि किसान जो जमीन के मालिकाना हक को हासिल किए। इसीलिए इनके जो मेन बेनिफिट्स थे वो मिडिल क्लास यानी कि मध्य वर्ग के किसान थे, जो कि जमींदार से पट्टा लेते थे और खेत में मजदूरों को, जो भूमिहीन मजदूर थे और बटाईदार शेयर क्रॉपर्स थे, उनको हायर करते थे। लेकिन
जो लैंडलेस लेबरर्स थे, इस क्लास में डिस्कशन हो रहा है। लैंडलेस लेबरर और बटाईदार जो है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ लैंड रिफॉर्म से। और अगर कास्ट में देखा जाए तो ये जो मिडिल क्लास किसान थे, इनमें से मेनली मिडिल कास्ट थे यादव, कुर्मीज एंड कोयरीज, जबकि लोअर ओबीसी और एससी जो है वो अभी भी जमींदार और अब नया लैंडलॉर्ड जो यादव बने उन पे निर्भर होने लगे थे। ठीक है, लेकिन अब ओबीसी के स्ट्रेंथ को लैंड रिफॉर्म से उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बना, इसके कारण उनके अंदर एक क्षमता आया कि वो राजनीतिक हिस्सेदारी में ज़्यादा अपना हक मांग सकें। अब हम सेकेंड फेज में आते हैं जो कि 1967 से 1889 का फेज है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिप्लीटिंग सपोर्ट फॉर द कांग्रेस का जो सपोर्ट है वो घटता चला गया। क्यों? 1967 के इलेक्शंस में ऑल ऑपोजिशन पार्टी ने एक ग्रैंड कोलिजन बनाया और एक नॉन कांग्रेस सरकार का गठन किया, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी हुआ और जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता हुआ और कास्ट लीडर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाया और अभी भी कांग्रेस में फॉरवर्ड कास्ट का डोमिनेशन बना रहा। लेकिन जब जेपी मूवमेंट हुआ तो फिर से ओबीसी लोग एकजुट हुए अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण बहुत सारे कास्ट लीडर्स का इमरजेंस हुआ, जो कि आप लोग जानते हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान। इन लोगों ने जेपी मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अपर कास्ट के जो पॉलिटिक्स थे वो सफ़र हुआ, क्योंकि वो सत्ता में थे जब इमरजेंसी लागू था। तो लोगों में ये धारणा हुआ कि जो इमरजेंसी में जो भी गलतियां हुई हैं वो अपर कास्ट के लोगों में ही किया, क्योंकि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बिहार के एक ब्राह्मण थे जिसका नाम जगन्नाथ मिश्रा था। उसके बाद 1980 में जनता गवर्नमेंट ने एक मंडल आयोग का गठन किया, जिसने 1980 में रिकमेंड किया कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी को नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में, जिससे कारण लोगों में जातिगत चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जाति का राजनीतिकरण 1980s में और ज़्यादा बढ़ गया। और साथ ही साथ विकास के मोर्चे पे 1980s में विकास बहुत ज़्यादा कम होने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी, एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन यानी कि स्थिरता हो गया और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जो थे वह बंद हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इसके कारण लोगों में एक नया परिवर्तन का डिमांड होने लगा। फिर हम थर्ड फेज में देखते हैं। थर्ड फेज में 1990 से क्या हुआ, पॉलिटिकल एसेडेंसी ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड राउट ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का बिल्कुल खात्मा हो गया और बैकवर्ड कास्ट जो है वो राजनीतिक तरीके से ऊपर बढ़ने लगे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो मंडल का रिकमेंडेशंस था वो वीपी सिंह ने लागू कर दिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए फॉरवर्ड और लोअर कास्ट के बीच में, और जिसके कारण फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट के अंदर पोलराइज हो गया, यानी कि ध्रुवीकरण हो गया जाति के बेसिस पे राजनीति का। तो कांग्रेस जो थी वो मंडल आयोग को लागू नहीं करना चाहती थी रिपोर्ट को, जिसके और दूसरा राम मंदिर मूवमेंट के कारण बहुत सारे अपर कास्ट जो थे वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का समर्थन करने लगे। दलित्स एंड मुस्लिम्स एंड ओबीसीज वो भी अब सपोर्ट करने लगे जनता दल का, जो कि विथ लीडर जो कि नेतृत्व था लालू प्रसाद यादव जी का, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान और शरद यादव जी जैसे लोगों का। तो हम ये देख सकते हैं कि फ्रॉम 1990s रोल रिवर्सल ऑफ कास्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी कि 1990 से पहले अपर कास्ट जो थे उनका सीट्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था स्टेट असेंबली और लोकसभा में, लेकिन 1990s के बाद 60% तक सीट जो है वो बैकवर्ड कास्ट मेंबर्स का आने लगा और फॉरवर्ड कास्ट का सीट्स घट गया। इसका कारण ये था कि 1990s के बाद जो लिबरलाइजेशन हुआ तो पैटर्न क्लाइंट सिस्टम, जो जजमान और उसके क्लाइंट्स जो है उसका ब्रेकडाउन हो गया, जिसके कारण लोगों में एक राजनीतिक आज़ादी हो गई कि वो किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो लोअर कास्ट जो एससीज थे और ओबीसी थे वो अपने लोगों को वोट करने लगे, हालांकि दे वेयर स्टिल मार्जिनलाइज्ड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द स्टेट, यानी कि वो
उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा, लेकिन राजनीतिक आज़ादी के कारण वो अपने लोगों को सेलेक्ट करने लगे और उन्होंने अपने आत्म स्वाभिमान और इज्जत को तवज्जो देने लगे और लालू यादव जी को उन्होंने इज्जत का एक प्रतीक देखा कि लालू जी हमें इज्जत दिला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस पीरियड में द गवर्नमेंट फेल्ड टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, यानी कि विकास भी नहीं हो पाया और लॉ एंड ऑर्डर राज्य का गड़बड़ाने लगा, मर्डर होने लगे, किडनैपिंग होने लगे, फिरौती होने लगी और फिनोमिना ऑफ यादवाइजेशन इन ब्यूरोक्रेसी, यानी कि यादव लोगों को सरकारी तंत्र में और सरकार से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा महत्व देने लगा, जैसे कि इनके अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स फॉर कास्ट फेलो, यानी कि अपने जाति के लोगों को और अपने पार्टी के समर्थक को ही यह सब मिलने लगा। और करप्शन का भी बहुत ज़्यादा चार्ज लगा, जैसे कि चारा घोटाला लालू यादव जी के समय में हुआ था। और हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि विकास के फ्रंट पे जीएसडीपी जो था बिहार का वो 5% से घट के 2.5% 1990s में हो गया था। और इसके कारण हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि एमर्जेंस ऑफ इलीट सबस्टेटम, यानी कि ओबीसीज में भी यादव जो है वो एक इलीट कास्ट इमर्ज करके आया, जिसमें यादव लोग को अपने अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होने लगा, लेकिन दलित्स और दूसरे कास्ट को ये महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि एससी जो कास्ट है उन्होंने भी, और कोयरी कुर्मी कास्ट लेड बाय नीतीश कुमार, उन्होंने भी अपने आप को एसर्ट करना शुरू किया, जिसके कारण 2005 आते आते रामविलास पासवान जी को भी बहुत ज़्यादा वोट्स मिलने लगे और जेडीयू बीजेपी का कोलिजन बना, जिसमें कोयरी, कुर्मी और अपर कास्ट लोगों का कोलिजन देखने को मिला। और 2005 से ये जो कोलिजन बना, ये देखा गया है कि वोटर्स जो है वो जाति और वर्ग को छोड़कर अब विकास के मुद्दों पे ज़्यादा वोट कर रहे हैं और कास्ट जो जातिगत अलायंस थे वो अब शिफ्ट होने लगे थे। चौथा फेज जो है 2005 से प्रेजेंट का फेज है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल चेंज हुआ, राजनीतिक बदलाव हुआ, समावेशी विकास हुआ सभी कास्ट और वर्गों का, इंक्लूडिंग जनरल कास्ट, ओबीसीज, ईबीसी, एससी और एसटी, स्पेशल फोकस ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एज अ वर्ग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, और विकास में ज़्यादा फोकस हुआ और जाति का कम महत्व हुआ वोटिंग के पैटर्न्स में। हालांकि 2015 में थोड़ा सा कुछ पीरियड के लिए कास्ट कैलकुलेशंस भी देखने को मिला। तो ये है हमारा अभी तक का कास्ट, रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास। अब हम इसको थोड़ा सा इवैल्यूएशन करेंगे, तो हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव यानी कि अच्छा प्रभाव क्या रहा। तो लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ी, स्पेशली बैकवर्ड क्लास और लोअर कास्ट में, और उन्होंने अपने वजूद, आइडेंटिटी को एसर्ट किया, यानी कि तेजी से रखा। दूसरा, जाति के एसोसिएशंस बने जो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किए, जो सरकार पे दबाव बनाते थे। लोगों में राजनीतिक भागीदारिता बढ़ी और प्रेशर बनाने के कारण गवर्नमेंट का जो स्कीम्स था और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स था वो वीकर सेक्शंस को, जैसे कि एससी ओबीसी को ज़्यादा टारगेट करने लगे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिला इन लोगों को, और जिसके कारण इन्हें एक लीडरशिप मिला और सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी हैं। और इन्होंने समाज में डिस्क्रिमिनेशन भी कम किया और समाज में एक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, और इन्होंने डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को मजबूत किया और सरकार का जो लेजिटिमेसी है उसको स्ट्रॉन्ग इन्होंने किया। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होने लगी, जिसके कारण विकास को और राष्ट्र के हितों को दरकिनार कर दिया गया और सारे पॉलिटिक्स कास्ट बेस्ड होने लगा। दूसरा, सरकारी तंत्र में अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ में, ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये सब कास्ट के बेसिस पे होने लगा। और बिहार और भारतीय समाज का विघटन हो गया कास्ट के नाम पे, जो कि राष्ट्रीय और राज्य के एकता में एक खतरा है। और इसके कारण
क्रिमिनलाइजेशन और करप्शन भी बढ़ा बिहार में, और कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स होने लगा, जातिगत वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि अब नीड ऑफ द यानी कि सॉल्यूशन इसका है कि हम एक एनालाइज करें कि कास्ट के बेसिस पे कितनी इनइक्वालिटीज हैं, कास्ट और क्लास के बेसिस पे, ताकि हम एफर्मेटिव एक्शन प्रमोट कर सकें टू बिल्ड एन इंक्लूसिव सोसाइटी यानी कि समावेशी समाज, और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें ताकि सभी वर्गों को, सभी कास्ट और क्लास को फायदा मिले, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो यानी कि राजनीतिक भागीदारिता सभी का हो, ताकि हम सही मतलब में ट्रू लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, बराबरी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा एंड नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय और राज्य में एकता कायम कर सकें। तो इस तरीके से अब हम लोग लिखेंगे, तो आशा करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छा मार्क्स मिलेगा। नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आंसर कैसा लगा, कुछ फीडबैक भी बता सकते हैं क्या हम इसमें ऐड कर सकते थे अगर आपको। और जाते जाते मैंने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है ऑनलाइन, मेंस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का 67th बीपीएससी के लिए, तो आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।